हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृत कवि एलएलबी में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 5 प्रोफेशनल एथिक्स का। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का देख लिया है और अभी मुस्लिम लॉ के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम लोग अभी आजकल में देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जैसे कि जैसे ही कोई अपना नया वीडियो आए तो आप लोग तुरंत देख पाओ, किसी का छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो है अपना सिलेबस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा इन दोनों एक्ट में, अधिवक्ता अधिनियम 1961 और एक आपका है न्यायालय अवमान अधिनियम। इन दोनों की सेक्शन सारे पढ़ डालिएगा, किस सेक्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ। ठीक है, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा, जिससे कि वो एग्ज़ाम के पहले जो है उनको ये पेपर मिल पाए। ठीक है, पढ़ पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1961 या 26 नवंबर 1971, 19 मई 1971 या 19 मई 1971। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, 19 मई 1961 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता की परिभाषा क्या है। ऑप्शन है आपके, एक अधिवक्ता जो उस अधिनियम के तहत रोल में दर्ज हुआ, या बी ऑप्शन है, अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए रोल में दर्ज हुआ, या ऑप्शन सी, अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य विधिक परिषद द्वारा बनाए गए रोल में दर्ज हुआ, या ऑप्शन डी, जिसने विधि की डिग्री प्राप्त कर ली। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अधिवक्ता जो उस अधिनियम के तहत रोल में दर्ज हुआ। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अधिवक्ता अधिनियम के तहत विधि व्यवसायी कौन है। ऑप्शन है, अधिवक्ता या वकील हाई कोर्ट का। ऑप्शन बी, हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील प्लीडर मुख्तार। ऑप्शन सी, हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील प्लीडर मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील प्लीडर मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता। ये जो है विधि व्यवसायी कहे जाएंगे अधिवक्ता अधिनियम के तहत। अगला आपका क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा राज्य बार काउंसिल के गठन का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन आपके हैं धारा 6, धारा 5, धारा 3 और धारा 4। तो इसका आपका सही आंसर है धारा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद होगी। भारतीय विधिक परिषद कैसी होगी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए, निगमित निकाय होगी लेकिन शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होगा। ऑप्शन बी, केवल निगमित निकाय होगी लेकिन संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन सी, एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, एक सामान्य मुद्रा होगी और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राज्य विधिक परिषद का कौन सा कृत्य नहीं है। ऑप्शन ए, व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में रोल में दर्ज कराना, रोल को बनाना और उसका रखरखाव करना, या विधि के विषयों पर सेमिनार आयोजित करना, या डी है, उन विद्यालयों को मान्यता देना जिनकी डिग्री अधिवक्ता के रूप में दर्ज होने के लिए अनर्ह मानी जाएगी। तो जो विधिक परिषद का है, इनमें से डी वाला जो है इनका कार्य नहीं। बाकी के ऊपर जो है व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में रोल में दर्ज कराना, रोल को बनाना, रखरखाव करना और विधि के विषयों पर सेमिनार आयोजित करना, ये जो है राज्य विधिक परिषद का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद के कार्यों का प्रावधान करती है। धारा 4, धारा 5 या धारा 6, 7 या धारा 7। तो याद रखना, धारा 7 जो है वो भारतीय विधिक परिषद के कार्यों का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन, अधिवक्ता अधिनियम प्रावधान करता है कि अधिवक्ताओं के 2 वर्ग होंगे। कौन कौन से 2 वर्ग होंगे। वरिष्ठ
एवं कनिष्ठ अधिवक्ता या उच्चतर न्यायालयों के अधिवक्ता और निचले न्यायालयों के अधिवक्ता, या ऑप्शन सी वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। ये 2 वर्ग जो है अधिवक्ताओं के इस अधिनियम में दिए गए हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा अधिवक्ता का नाम एक राज्य की विधिक परिषद में दूसरे राज्य की विधिक परिषद में आंतरित करने का प्रावधान करती है? क्वेश्चन क्या है कि कौन सी धारा अधिवक्ता का नाम एक राज्य की विधिक परिषद से दूसरे राज्य की विधिक परिषद में आंतरित करने का प्रावधान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है धारा 18। ठीक है, धारा 18 आप लोग जो है याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपना नाम एक राज्य की विधिक परिषद से दूसरे राज्य की विधिक परिषद में आंतरित कराना चाहता है तो उसे आवेदन करना होगा। कहाँ करना होगा? उस राज्य की विधिक परिषद में जहां उसका नाम दर्ज है, या ऑप्शन बी उस राज्य की विधिक परिषद में जहां वह अंतरण चाहता है, या ऑप्शन सी भारतीय विधिक परिषद में, ऑप्शन डी उस राज्य की हाई कोर्ट में जहां वह पंजीकृत है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे भारतीय विधिक परिषद में जो है आवेदन करना होगा, अगर वो जो है अपना नाम एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरे बार काउंसिल में ट्रांसफर कराना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार होगा, ऐसा जो है किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 25? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग सोचिए। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बैरेक्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, धारा 23। ठीक है, जो सुनवाई का अधिकार दिया गया है वो आपका धारा 23 में दिया गया है। अगला है, अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसके द्वारा जारी किया जाएगा? भारतीय विधिक परिषद द्वारा, या राज्य विधिक परिषद द्वारा, या हाई कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा, या हाई कोर्ट की अनुमति से जिला बार एसोसिएशन द्वारा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है राज्य विधिक परिषद द्वारा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने का जो प्रमाण पत्र है वो राज्य विधिक परिषद के द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के रोल में अधिवक्ता के रूप में दर्ज होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इनमें कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है आपके, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी की हो, ये तो शर्त है। नेक्स्ट, उसने विधि की डिग्री प्राप्त कर ली हो, ये भी शर्त है। राज्य विधिक परिषद के पक्ष में पंजीकरण की फीस चुका दी हो, ये भी है। ऑप्शन डी, वह उस राज्य में 2 वर्षों से रह रहा हो, ये वाली जो है शर्त नहीं है। ठीक है, तो इसका डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोबारा क्वेश्चंस को। पीडीएफ इसका हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं होगा। कब दर्ज नहीं होगा? ऑप्शन है आपके, यदि उसे सभी अपराध के लिए दंडित किया गया हो जिसमें कि नैतिक अदंता हो। ऑप्शन दूसरा है, उसे अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत दंडित किया गया हो। ऑप्शन तीसरा है, उसे राज्य की सेवा में हटाया गया हो जिसमें कि नैतिक अधमता का अभियोग शामिल है। या ऑप्शन 4, उसे धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया हो। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें कि आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 ये दोनों कंडीशन होने पर जो है एक व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं है, ऑप्शन ए न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, यदि न्यायालय अनुमति दे तो किसी विशेष मामले में या मामले विशेष में उपस्थित हो सकता है। ऑप्शन सी, इसके लिए हाई कोर्ट से जो है विशेष अनुमति जरूरी है। और ऑप्शन डी, भारतीय विधिक परिषद की विशेष अनुमति जरूरी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि न्यायालय अनुमति दे तो किसी विशेष मामले में जो है उपस्थित हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है अधिवक्ता नहीं है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओगे कि जो है अधिवक्ता को प्रैक्टिस करने का जो अधिकार मिला है वो अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत मिला है।
ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जिसको भी याद हो। अगर ना याद हो तो एक बार डायरेक्ट पलट करके देख लो पहले सेक्शन और फिर कमेंट करना आकर, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां राज्य विधिक परिषद को मिली शिकायत के आधार पर यह विश्वास है कि किसी अधिवक्ता व्यावसायिक अवचार का दोषी है, परिषद मामले को निम्न में से किसको भेजेगा? अपनी स्थायी समिति को, या दोष अन्वेषण समिति को, या अनुशासनात्मक समिति को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनात्मक समिति को। ठीक है, यानी जब भी राज्य विधिक परिषद को कोई शिकायत मिलती है कि जो है कोई अधिवक्ता अपने व्यावसायिक अवचार का दोषी है, ठीक है, तो वो जो है इस मामले को अनुशासनात्मक समिति को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक समिति निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित नहीं कर सकती है? जो अनुशासनात्मक समिति होगी वो इनमें से कौन सा आदेश पारित नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए है शिकायत को खारिज करने का, ऑप्शन बी अधिवक्ता को व्यवसाय से निलंबित करने का, ऑप्शन सी राज्य विधिक परिषद के रोल से अधिवक्ता का नाम हटाने का, या डी अधिवक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर। ठीक है, ऊपर के सारे कार्य कर सकती है अनुशासनात्मक समिति, लेकिन ये अधिवक्ता के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक समिति के आदेश से व्यथित है तो वो अपील कहाँ पे करेगा? वह भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है, या ऑप्शन बी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, ऑप्शन डी अनुशासनात्मक समिति के आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि वो जो है भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुशासनात्मक समिति के आदेश से व्यथित है या संतुष्ट नहीं है तो भारतीय विधिक परिषद में उसकी अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत नहीं है, विधि विरुद्ध तरीके से विधि व्यवसाय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कितने वर्षों तक के लिए दंडित किया जाएगा? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 माह या 6 माह। कितने दिनों के लिए दंडित किया जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 6 माह के लिए उसको दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम का उद्देश्य है। इनमें से क्या अधिवक्ता अधिनियम का उद्देश्य है? ऑप्शन ए विधि व्यवसाय से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन, ऑप्शन बी भारतीय विधिक परिषद और राज्य विधिक परिषदों का गठन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है उपरोक्त दोनों। इसका जो है उद्देश्य विधि व्यवसाय से संबंधित जो विधियां हैं उनका समेकन और संशोधन करना भी इसका उद्देश्य है, और भारतीय विधिक परिषद और राज्य विधिक परिषदों का गठन करना। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायालय अवमानना अधिनियम का उद्देश्य है। न्यायालय अवमानना अधिनियम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए न्यायालयों की न्यायालय अवमानना के मामलों में दंडित करने की शक्ति को परिभाषित और सीमित करना, ऑप्शन बी न्यायालय अवमान से संबंधित मामलों की प्रक्रिया को विनियमित करना, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ए बी दोनों। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, न्यायालय अवमान अधिनियम जो है अस्तित्व में आया। न्यायालय अवमान अधिनियम जो है कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1971, या 1 अप्रैल 1971, या 24 दिसंबर 1971, या 24 अगस्त 1971। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर 1971। नेक्स्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के द्वारा किस अधिनियम को निरसित किया गया? मतलब जब ये आपका 1971 आया था तो इसके पहले कौन सा अधिनियम था जिसको हटा करके जो है उसके बाद ये आपका 1971 वाला कानून आया, जिसमें कि आपका ऑप्शन है न्यायालय अवमान अधिनियम 1952 या न्यायालय अवमान अधिनियम 1926, या दोनों। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय अवमान अधिनियम 1952। ठीक है, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा, क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान का अर्थ क्या है? सिविल अवमान, या सिविल और आपराधिक दोनों, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अवमान, या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिविल और आपराधिक अवमान। ठीक है,
अब ये भी ना सोचिएगा कि सारे यही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग सिर्फ पेपर पढ़ लो, उसी से पेपर अच्छा हो जाएगा। सबसे सही तरीका है कि आप जो है बेयर एक्ट उठाइए दोनों की, और जितने भी सेक्शन हो आगे से जो है इम्पोर्टेंट सारे उसमें पढ़ डालिएगा। वैसे समय अगर मिलेगा तो हम जो है बेयर एक्ट में आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन का टिक करा देंगे, ठीक है। तो जो है सारा पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। पेपर तो आपको जो है एक प्रकार का डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपके कुछ क्वेश्चन सेक्शन से मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी सेक्शन से यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपके सारे इंपॉर्टेंट, वो रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत किसको न्यायालय अवमान नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए, किसी विषय का निर्दोष प्रकाशन और वितरण। ऑप्शन बी, न्यायिक कार्यवाहियों की उचित और सही रिपोर्ट। ऑप्शन सी, न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन कार्यों को जो है न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत अन्य न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आपका ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 10। धारा 10 में ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इनको जो है अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अवमान का तात्पर्य है। इनमें से सिविल अवमान का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, आदेशिका का जानबूझ करके अवज्ञा करना। या ऑप्शन बी, ऐसा प्रकाशन जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित या अवनत करता है। या ऐसा प्रकाशन जो न्याय के प्रशासन में बाधा या हस्तक्षेप करता हो। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सिविल अवमानना के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, आदेशिका का जानबूझ करके अवज्ञा करना। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको सिविल अवमानना बोला जाएगा। बाकी की जो नीचे के दो हैं ये आपका आपराधिक अवमानना में आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान के लिए दंड है, कितना दंड है? 6 माह तक का कारावास, या 2 वर्ष तक का कारावास, या 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, या 6 माह तक का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, 6 माह तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना। ये जो है न्यायालय की अवमानना के लिए दंड है। अगला क्वेश्चन है, किसी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो ये कौन सा ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, BL वाडेरा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये केस आप लोग याद रखना, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स कैप्टन हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और वो ऊपर वाला कौन सा केस था? BL वाडेरा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली। इसमें जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ये जो है उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल करने या न्यायिक कार्य से विरत रहने के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे? तो कौन सा वो केस है जिसमें जो है अधिवक्ताओं की हड़ताल करने और उनके कार्य से विरत रहने, यानी जब वो कार्य नहीं करते हैं उसके संबंध में जो है दिशा निर्देश दिए थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कई सारे पॉइंट जो है उच्चतम न्यायालय ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केसेस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनरी विनय चंद्र मिश्र का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका आपराधिक अपमान से, अधिवक्ता के कर्तव्यों से, या भारतीय विधिक परिषद की शक्तियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक अपमान से संबंधित है। ठीक है, इनरी विनय चंद्र मिश्रा का जो केस है वो आपराधिक अपमान से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन आपका जब वाइवा होता है प्रोफेशनल एथिक्स का तो उसमें भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान की कार्यवाही के मामले में न्यायालय किस समय के बाद अवमान के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है? क्वेश्चन क्या है, न्यायालय के अवमान की कार्यवाही के मामले में न्यायालय किस समय के बाद अवमान के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है?
ऑप्शन है आपका 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या अवमान की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समयावधि नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के बाद जो है न्यायालय अवमान के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अवमान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किया गया है तो अवमान अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14 और 15, ऑप्शन सी धारा 16 और ऑप्शन डी धारा 17। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धारा 14 और 15। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुसार अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य किससे है? उच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय एवं सभी अभिकरण अधिकरण या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जिला न्यायालय एवं अधिकरण। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इन्हीं को जो है अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा सिविल अवमान को परिभाषित करती है? तो आप लोग इसमें दोनों याद रखना कि कौन सी धारा जो है सिविल अवमान को परिभाषित करती है और कौन सी धारा जो है आपराधिक अवमान को परिभाषित करती है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है एक जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखो, धारा 2 में जो है न्यायालय अवमान की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसमें 2 में न्यायालय अवमान की परिभाषा दी गई है और 2 में जो है सिविल अवमान की परिभाषा दी गई है और 2 में आपका दिया गया है आपराधिक अवमान की परिभाषा और 2 में आपका दिया गया है उच्च न्यायालय की परिभाषा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी धारा है जो सिविल अवमान को परिभाषित करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धारा 2 अगला आपका क्वेश्चन है, आपराधिक अवमान का रूप हो सकता है, कैसा हो सकता है? लिखित, मौखिक या संकेतिक या उपरोक्त सभी। तो ये आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका जो अवमान का स्वरूप है वो लिखित भी हो सकता है, लिखित तौर पे अवमानना हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि राज्य के विरुद्ध आदेशों को राज्य को जेल में डालकर पूरा नहीं कराया जा सकता, किंतु राज्य का वो अधिकारी जो ऐसे आदेशों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी है उसको न्यायालय अवमान के लिए उत्तरदायी माना जाएगा? ये जो है किस मामले में कहा था उच्चतम न्यायालय ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद असलम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता न्यायालय अवमान का दोषी है तो भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त कर सके, यह शक्ति जो है केवल और केवल बार काउंसिल को है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है किस मामले में दिया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्धारित किया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का पालन नहीं करते तो यह न्यायालय का अवमान माना जाएगा? ये किस मामले में कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वरद कांत मिश्रा बनाम भीमसेन दीक्षित के केस में ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 229, ऑप्शन सी अनुच्छेद जो है 124 या अनुच्छेद 142। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, न्यायिक कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अवमान किए जाने से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी धारा है? तो इसका सही जवाब है धारा 16। धारा 16 जो है ये न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और न्याय करने वाले व्यक्तियों के द्वारा अवमान किए जाने से संबंधित है। ठीक है, जरूर नहीं कि हमेशा जो है अधिवक्ता या कोई दूसरा व्यक्ति ही न्यायालय की अवमानना कर सकता है। आपका जो है न्यायाधीश भी जो है न्यायालय की अवमानना कर सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 23 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए
उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियम बनाने की शक्ति से, या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम बनाने की शक्ति से, या उच्चतम न्यायालय द्वारा नियम बनाने की शक्ति से, या राज्य विधिक परिषद द्वारा नियम बनाने की शक्ति से। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है आपका। ठीक है, कौन सी धारा? धारा 23। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों पर लागू नहीं होंगे? ये कौन सी धारा है? तो धारा 21 याद रखना आप लोग, कि जो न्यायालय अवमानना के जो प्रावधान है, इस अधिनियम के जो प्रावधान है, वो न्याय पंचायत और जो ग्राम न्यायालय हैं उन पर लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 17 जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? संज्ञान के बाद की प्रक्रिया से, या न्यायालय अवमान के लिए दंड से, या अन्य प्रतिरक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, या अपील से। तो ये आपका जो धारा 17 है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, संज्ञान के बाद की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, कि संज्ञान जब ले लिया गया मामले की, उसके बाद की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या होगा उससे संबंधित है। अब अगला है आपका, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि उचित आलोचना जो है अवमान नहीं है? तो ये तो हम लोगों को पता है कि उचित आलोचना करना जो है ये अवमानना नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धारा है जो ये कहती है कि न्यायालय की जो है उचित आलोचना करना या मामलों की उचित आलोचना करना ये जो है आपका अवमान नहीं है। तो धारा 5 जो है ये प्रावधान करती है कि उचित आलोचना अवमानना नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 12 का संबंध है, किससे संबंध है? न्यायालय अवमान के लिए दंड से, या अधीनस्थ न्यायालय के पदासीन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत कब अवमानना नहीं होगी? या ऑप्शन सी, अवमान की कार्यवाही के लिए सीमा, या ऑप्शन डी, परिभाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय अवमान के लिए दंड से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय कक्ष की कार्यवाहियों की सूचना नहीं है सिवाय कुछ अपवादों के? तो इसका आपका सही आंसर है धारा 7। ठीक है, कि अगर न्यायालय कक्ष की जो कार्यवाहियां हैं अगर उनकी सूचना का प्रकाशन किया जाता है तो वो अवमानना नहीं है। ठीक है, बस कुछ अपवादों को छोड़ करके कुछ जो है कार्यवाहियों की सूचना को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 10 का संबंध है, किससे संबंधित है? अवमान का कुछ मामलों में दंडनीय न होना, या आपराधिक अवमान के मामलों की सुनवाई पीठ द्वारा किया जाना, या सी है उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति या निश्चित। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। जो धारा 10 है ये उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहे इसके कुछ क्वेश्चन 50। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है।